आज हम 750 से 1200 ईस्वी के मध्य सांस्कृतिक जीवन का संक्षिप्त सर्वेक्षण इस विषय के अंतर्गत हम हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत 750 से 1200 ईस्वी के मध्य समाज एवं संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, कायस्थ, चारण, संयुक्त परिवार प्रथा, संस्कार, विवाह, स्त्रियों की स्थिति, सती प्रथा, जौहर प्रथा, कन्या वर्ग, औरतों एवं लड़कियों का क्रय विक्रय, डाकन प्रथा, दास प्रथा, धार्मिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, इन बिंदुओं को विस्तार से समझेंगे। तो जैसा कि हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है या हर्षवर्धन के शासन के काल के बाद भारत जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और जो राजपूत शक्तियाँ और अन्य जो राजा थे वो आपसी अपने उद्देश्य को लेकर संघर्ष करने लग जाते हैं, जिसके बाद भारत की जो शक्ति एकता थी वो धीरे धीरे नष्ट होती है, जिससे क्या नुकसान होता है कि बाहर की जो शक्तियाँ थी उनको भारत पर आक्रमण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो अब हम इसको विस्तार से जानेंगे। हर्ष की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता विघटित होने लगी। तो क्या नुकसान हुआ कि जो राजनीतिक एकता थी वो खंडित होने लगी और भारतीय राजनीति में उन्हें अंधकार व्याप्त हो गया। और राजनीति में क्या था कि अंधकार युग आरंभ हुआ, क्योंकि अब वो राजनीतिक जो मजबूती थी वो नहीं रही। भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए थे। अब छोटे छोटे जो शक्ति एक संयुक्त रूप से होती है वो न होकर छोटे छोटे भागों में बढ़ जाने से जो बाहर जो आक्रमणकारी आए या तो उनको आसान रहा इन पर अपना अधिकार स्थापित करने में। तो इससे क्या हुई, शक्ति कमजोर हो गई और उनमें पारस्परिक संघर्ष आरंभ हो गया। इस युग में अनेक नए राजवंशों का उदय हुआ, किंतु अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये राजवंश आपस में संघर्ष करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप शक्ति कमजोर होती गई और बाद में भारी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण करके अपना अधिकार या वर्चस्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। तो ये है 750 से 1200 ईस्वी के मध्य भारत की कंडीशन। इसके बाद है 750 से 1200 ईस्वी के मध्य समाज एवं संस्कृति। तो क्या था, 750 से 1200 ईस्वी तक वैभव और विलास का युग था। वैभव एवं विलास का युग मतलब संपन्नता थी इस तरह से, किंतु हम इतिहास के वैभव एवं विलास को छोड़कर राजनीतिक, समाज और धर्म, आर्थिक जीवन, साहित्य और कला को समझेंगे। भारतीय इतिहास में राजपूत युग की कुछ विशेषताएं रही, जैसे कि राजनीतिक सामाजिक जीवन का विघटन, मतलब राजनीतिक और सामाजिक जीवन का विघटन कुछ मतलब देखने को मिलता है कि राजनीतिक का तो यूं है कि आपसी एकता का अभाव था, तो जिसके कारण विघटन तो होना ही था, लेकिन समाज में भी दशा में गिरावट देखने को मिलती है। राजवंशों की जातीयता, जातवाद को बढ़ावा और धार्मिक सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, ये ऐसी बातें थी जिनको अधिक बढ़ावा मिला। जैसे धार्मिक सांप्रदायिकता मतलब धर्म को लेकर अधिक रूढ़िवादी होना, और अंधविश्वास पुरानी विचारधारा मतलब बिना सोचे विचारे विश्वास करना। और इससे क्या है कि समाज में एक तरह से संक्रमण काल कह सकते हैं, उस समय के दौर से गुजर रहा था। आचार विचार की संकीर्णता और विचार अपने नहीं दूसरे के द्वारा जो कह दिया गया उसी को मानने वाला समाज एक तरह से देखने को मिलता है इस समय। रूढ़िवादिता और परंपरावादी व्यवस्था को और अधिक बढ़ावा इस समय मिला।
अब देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। समाज का क्या स्वरूप था। समाज में जो जातियां थीं या समाज में स्त्रियों की दशा थी, वो समाज में कौन कौन सी कुप्रथाएं थीं, इसको हम विस्तार से समझेंगे। इस युग में हिंदू समाज में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस युग में वर्ण व्यवस्था फौलादी ढांचे का कार्य कर रही थी। तो ये वर्ण व्यवस्था ही समाज के लिए सबसे बड़ी एक समस्या थी, क्योंकि जो सवर्ण जातियां थी वो तो अपना गौरव प्राप्त किए हुई थी, लेकिन जो निम्न वर्ग या शूद्र वर्ग में या आते थे उनको पर्याप्त सम्मान प्राप्त नहीं था, और इसी ढांचे ने ही समाज को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। कलहड़ ने राज तरंगिणी में 64 उपजातियों का उल्लेख किया है। 64 यानी उपजातियां उस समय कलहड़ की राज तरंगिणी के अनुसार थीं। अब ब्राह्मण वर्ग का अगर हम को देखें, इस समय इस युग में ब्राह्मण वर्ग का जो था बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, और इनका काम शिक्षा दीक्षा, अध्ययन अध्यापन और मार्गदर्शन करना एक तरह से, तो इनका गौरवमयी स्थान था इस समय। ये धर्म कर्म में, शिक्षा दीक्षा में, शासन प्रबंध आदि में समाज का पथ प्रदर्शन करते थे, मतलब एक दिशा देते थे, दिशा निर्देशक का काम। और ये राजपूतों के पुरोहित के रूप में भी रहते थे। इन्हें राजगुरु, राजपुरोहित आदि की उपाधियों से भी सम्मानित किया गया। तो इनका काम था यज्ञ कराना और विभिन्न युद्ध के अवसरों पर यज्ञ करा के राजपूत राजाओं को आशीर्वाद देना, और इनको काफ़ी धन धान की प्राप्ति भी होती थी। और समाज में ब्राह्मण होना इस युग में एक अपने आप में गौरव की बात थी। इसके बाद राजपूत, जो दूसरा नंबर आता है राजपूतों संबंधित एवं शासक जाति के सदस्य होने के नाते ब्राह्मणों के बाद राजपूतों का सम्मान जो है विस्तार था। तो राजपूत का काम युद्ध करना, आक्रमणकारियों से राज्य की रक्षा करना, और बाकी सेना का जो काम प्रमुख रूप से यही जाति करती थी। और राजपूतों का ब्राह्मण के बाद दूसरा स्थान आता है, और काफ़ी समय तक राजपूतों ने विदेशी जातियों को अपनी शक्ति के द्वारा भारत पर आक्रमण करने से रोके रखा, लेकिन आपसी फूट और ईर्ष्या द्वेष के कारण लंबे समय तक ये अपने देश को सुरक्षित बनाए रखने में असफल है। और फिर यहाँ सल्तनत काल और मुगल काल हमें भारत में देखने को मिलता है। तो राजपूत का स्थान गौरवमय था, और इस जाति का कार्य था युद्ध करना और राज्य की रक्षा करना। वैश्य ने इस समय कृषि से अपना हाथ खींच लिया था। तो वैश्य वर्ग एक नया वर्ग पैदा हुआ। इन्होंने कृषि से अपना हाथ खींच लिया, क्योंकि पहले कृषि कार्य ज़्यादा करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये कार्यों में परिवर्तन आ गया, और अब वे पूर्णतः वाणिज्य व्यवसाय में लग गए थे। वाणिज्य व्यवसाय में लग गए थे। इनका कार्य लेखन करना और व्यवसाय आदि कार्य देखना। तो वैश्य जाति ने व्यापार व्यवस्था पर पूर्ण रूप से अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो वैश्य वर्ग का भी स्थान वैसे तो ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ये धीरे धीरे अपने व्यवसाय और व्यापार के कारण धन संपन्न होते हैं, और इनका भी स्थान एक तरह से सम्मानजनक होता गया। कायस्थ, 12वीं शताब्दी में कायस्थों ने जाति का रूप धारण कर लिया था। मतलब कायस्थ जो थे वो एक तरह से उन्होंने जाति का रूप धारण कर लिया, और कायस्थों की एक पृथक जाति बन गई थी। इनका काम ज़्यादातर लिखा पढ़ी का कार्य करना, ठीक है, और लेखन व्यवस्था, और इसके अतिरिक्त जो जितने भी कागजी कार्रवाई, जैसे मतलब
कार्य होते थे पढ़ाई लिखाई संबंधित, तो यह जाति इसमें विशेष रूप से दक्ष थी। निवास स्थान के आधार पर इनकी अनेक उपजातियां बन गई थी। तो हम देखा कायस्थों का भी स्थान अपने देखा मतलब अपने कार्यों के आधार पर अच्छा था। चारण, अब चारण क्या है? ब्राह्मण और राजपूत जाति के गुणों का सामंजस्य हमें चारण जाति में मिलता है। मतलब चारण जाति में ब्राह्मण और राजपूतों का जो गुण है, मतलब ब्राह्मणों का पठन पाठन अध्ययन अध्यापन और मतलब एक तरह से दिशा प्रदान कर देना, और राजपूतों का है युद्ध करना। तो इन दोनों का जो गुणों का समावेश इस चारण जाति में मिलता है। युद्ध में भाग लेने के कारण चारण जाति राजपूतों के निकट थी, कि वो चारण भी युद्ध में भाग लेते थे राजपूतों के साथ। तो ये इनकी जो कला कौशल थे उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये राजपूतों के काफी निकट थी। चारणों का मुख्य काम राजपूत सूरमाओं का गुणगान करना था। तो ये राजपूत सूरमा जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते थे या अपने कला कौशल, युद्ध कला कौशल के कारण मतलब काफी विख्यात थे, तो इस प्रकार से उनकी गुणगान करना, उनका यशोगान करने से उनको भी काफी धन की प्राप्ति होती थी और उनका सम्मान भी होता था। कुछ राजपूत राजाओं ने इन्हें अपने यहाँ शरण भी दे रखी थी। और चारणों का प्रमुख काम ये था कि राजपूत सूरमाओं का गुणगान करना। इसके बाद संयुक्त परिवार प्रथा। संयुक्त परिवार प्रथा में देखते हैं कि किस प्रकार इस समय इस युग में संयुक्त परिवार प्रथा ज़्यादा प्रचलित थी। सभी लोग संयुक्त रूप से रहते थे। इस युग में भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मतलब पिता का स्थान सर्वोच्च पद्धति पर आधारित संयुक्त परिवार प्रथा समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई थी, जिसमें माता पिता, उनके बच्चे और उनके मतलब चाचा ताऊ, पूरा कुटुंब के रूप में इस समय लोग रहते थे। तो संयुक्त परिवार प्रथा में जो मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक, इस समय पितृसत्तात्मक व्यवस्था कायम थी, यानी पिता का स्थान ही सर्वोच्च था। संस्कार, नेक्स्ट है संस्कार। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार में बना रहता है। और कुल मिलाकर हमारे ग्रंथों में जो संस्कार मिलते हैं वो 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। तो इस समय भी संस्कारों का विशेष महत्व था। उपनयन संस्कार में सबसे ज़्यादा खर्चा किया जाता था इस युग में, और संस्कार का प्रचलन समाज में विशेष रूप से प्रचलित था, और इनको करना एक तरह से धार्मिक दृष्टि से अनिवार्य भी था। विवाह, इस युग में सवर्ण विवाह अच्छे समझे जाते थे, मतलब अपने ही वर्ण में विवाह करना। लेकिन अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह भी इस समय होते थे। अनुलोम विलोम विवाह का भी प्रचलन देखने को मिलता है, मतलब उच्च वर्ण की पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या, और निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की कन्या। तो इस प्रकार के विवाह भी इस समय प्रचलित थे। लेकिन सवर्ण विवाह, अपनी जाति में विवाह करना अच्छा समझा जाता था। स्त्रियों की स्थिति, इस काल में भी ये देखा जाए तो स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। स्त्रियों की दशा में बहुत अधिक गिरावट आ गई थी। बहुत सारी कुप्रथाएं प्रचलित थी, जैसे सती प्रथा, जौहर प्रथा, दातन प्रथा। इस तरह की प्रथा, स्त्रियों को खरीदा और बेचा जाना, ये कुप्रथाएं इस समय प्रचलित थी। इस काल में पुत्र की तुलना में पुत्री का स्थान निम्न माना जाता था, यानी पुत्री के जन्म को एक शोक का विषय माना जाता था, और पुत्र की उत्पत्ति को ज़्यादा अच्छा माना जाता था। और जैसा कि हमारे वेदों में भी इस बात का उल्लेख है कि मनुष्य को 3 ऋणों का मतलब 3 ऋण होते हैं मनुष्य में, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। तो
इन तीनों ऋणों से मुक्ति के लिए पुत्र की उत्पत्ति अत्यंत आवश्यक बताएगी, जिसके कारण स्त्रियों की स्थिति में सदैव गिरावट बनी रही और इस युग में ज्यादा स्थिति खराब देखने को मिलती है। सती प्रथा नेक्स्ट बिंदु है। सती प्रथा। सती प्रथा अधिकतर सवर्ण जाति में प्रचलित थी और सती वह स्त्री होती थी जिसका पति मर जाता था तो उसके बाद उसको उसकी चिता के साथ ही जलना होता था। ये एक घृणित प्रथा थी जिसका कारण ये माना जा सकता है कि अल्प आयु में विवाह होना, किसी बीमारी से पुरुष का मर जाना, फिर स्त्रियों की दशा में पहले से गिरावट थी, अब उनको कौन देखे। तो ये समाज में एक नई प्रथा प्रचलित थी कि स्त्री को भी उसके साथ चिता के साथ जलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेनी चाहिए। फिर ये कर्नल टॉड ने इसके संबंध में काफ़ी विस्तार से लिखा है कि ये भारतीय समाज की सबसे बुरी प्रथा, जिसमें एक जीवित स्त्री को मृत व्यक्ति के साथ जलना पड़ता है। और बाद में राजा राममोहन राय के प्रयास से इस प्रथा पर अंकुश लगाया जाता है। ये प्रथा बंद होती है लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राममोहन राय के प्रयासों से। तो सती प्रथा भारतीय समाज की स्त्री समाज में सबसे घृणित प्रथा मानी जा सकती है और इसमें बिना किसी कारण के सिर्फ स्त्री को चिता में जलकर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी होती थी। इसका इतिहासकारों ने काफ़ी आलोचना इसकी की है। जौहर प्रथा। जौहर प्रथा प्रमुख रूप से यह राजपूत समाज में प्रचलित थी कि कोई राजपूत राजा जब युद्ध भूमि में जाते थे तो यदि वहाँ युद्ध में यदि कोई राजा वीरगति को प्राप्त होता है तो वहाँ से जब संदेश मिलता रानियों को, क्योंकि बहुपत्नी प्रथा तो प्रचलित थी राजाओं में, अनेक विवाह करते थे, तो संदेश वीरगति का प्राप्त होने पर जो उनकी रानियां होती थी वो जौहर कर लेती थी, यानी एक साथ सभी हवन मतलब यज्ञ अग्निकुंड में कूद कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती थी। इसके पीछे ये कारण रहा कि यदि आक्रमणकारी उनके हाथों को स्त्रियां लगे और वो अपवित्र हों या उनके साथ दुर्व्यवहार हो, इससे अच्छा है कि अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया जाए ताकि गौरव बना रहे। लेकिन अनेक पश्चिमी इतिहासकारों ने जौहर प्रथा की भी आलोचना की है, क्योंकि इस प्रथा में भी सती की प्रथा ये तो एक कॉमन समाज में थी, लेकिन जौहर प्रथा राजपूत राजाओं में खास तौर से प्रचलित थी, जिसमें उनकी रानियां थीं जो राजा के वीरगति प्राप्त होने के पश्चात अग्निकुंड में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती थी। इसके बाद कन्यावध समाज में अत्यंत क्रूर एवं भयावह कृत्य था। मतलब ये भी एक घृणित प्रथा थी, क्योंकि कन्या का पैदा होना ही एक अपशगुन माना जाता था और एक घृणा की दृष्टि से देखा जाता था और कन्याओं को बाद में उनको मार भी दिया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि कन्या के जन्म के बाद उसकी बहुत सारी मतलब परंपराओं का पालन करते हुए विभिन्न परेशानियों से गुजरना होगा, इसीलिए उसको बचपन मतलब पैदा होते ही मार दिया जाता था, जो कि एक बहुत घृणित प्रथा थी और इसका इतिहासकारों ने इसकी आलोचना की है। औरतों एवं लड़कियों का क्रय विक्रय, यह भी प्रथा इस समय प्रचलित थी, क्योंकि उस समय कोई विशेष ऐसा कोई कानून नहीं था, शासन व्यवस्था में शिथिलता थी और पूरा भारतीय समाज रूढ़ अवस्था में था। तो इस प्रकार से उस समय दास दासियों को रखने की बड़े पैमाने पर प्रचलन था, तो इसमें स्त्रियों को खरीदा बेचा जाता था और उनसे मनमाना कार्य कराया जाता था। इसकी भी कड़ी आलोचना इतिहासकारों ने की है कि उस समय का समाज ज़्यादा उसमें भ्रष्ट था। डाकन प्रथा इस काल में अनेक जातियों में विशेषकर
आदिवासी ढीलों एवं मीणाओं में यह प्रथा प्रचलित थी, डाकन प्रथा। डाकन, इसमें स्त्री पर यह आरोप लगा दिया जाता था कि इस पे कोई ऊपरी छाया है और इसीलिए उसको एक तरह से एक शक की दृष्टि से उसे देखा जाता था। और डाकन का आरोप लगाने से मतलब उसके ऊपर कोई भूत प्रेत आता है, इसीलिए स्त्री को एक तरह से पहले उसको एक तरह से बदनाम करना और उसके बाद उसको बड़ी निर्दयता के साथ उसको मार डालना, यह प्रथा थी बड़ी अमानवीय। तो ये किसमें प्रचलित थी? ढीलों एवं मीणों में यह प्रथा प्रचलित थी। किसी स्त्री पर डाकन होने का आरोप लगाकर उसे बड़े अमानवीय तरीके से इसमें मार डाला जाता था। और इसके बाद है दास प्रथा। इस युग में अनेक दास दासियों को रखने की प्रथा थी। दास दासियों को इस समय जो धनाढ्य वर्ग के लोग होते थे वो दहेज में भी इनको देते थे। तो इस प्रकार उस समय दास दासियां रखना ये गौरव का विषय माना जाता था। तो इसके लिए क्या था? स्त्रियों को बेचना, खरीदना, लड़कियों क्रय विक्रय। और बहुत से गरीब लोग जो होते थे वो अपने आप को ही स्वयं को बेच देते थे धन के अभाव के कारण। तो ऐसे भी दास थे। तो दास प्रथा भी इस युग की सब घृणित प्रथा थी। अब देखते हैं धार्मिक व्यवस्था। अब धार्मिक व्यवस्था के रूप में देखें तो धार्मिक व्यवस्था में इस समय अंधविश्वास और कर्मकांड, मूर्ति पूजा और बहुत सारी अन्य जो कुप्रथाएं इस समय प्रचलित थी। क्योंकि इस समय ब्राह्मणों का सब उच्च स्थान था, तो ब्राह्मणों के दिशा निर्देशन के अनुसार ही लोग धार्मिक जीवन जीते थे और अपनी जो स्वयं का कोई निर्णय नहीं धर्म के क्षेत्र में, और धार्मिक भेदभाव भी होता था। चतुर्थ वर्ग के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं थी, उन्हें एक सीमित क्षेत्र में ही रहना पड़ता था, मंदिरों में प्रवेश उनके लिए वर्जित था। तो इस प्रकार से धार्मिक व्यवस्था देखा जाए तो सवर्ण जातियों के लिए तो अच्छी थी, लेकिन जो चतुर्थ वर्ग थे वो इनसे वंचित थे और उन्हें हे की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन कुछ राजाओं ने धार्मिक समानता पर विशेष बल दिया और धार्मिक क्षेत्र में देखें तो बहुत सारे मंदिरों का निर्माण देखने को मिलता है, बहुत सारी मूर्तियाँ। दक्षिण भारत के मंदिर इसके लिए विशेष विख्यात है और उत्तर भारत में भी मंदिर निर्माण कला का भी विकास देखने को मिलता है। इसके बाद आर्थिक व्यवस्था। तो आर्थिक रूप से देखें तो इस समय विभिन्न जो हमारे दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं वहाँ से बड़े पैमाने पर व्यापार होता था और जिसमें खाद्यान्न वस्तुएं और कीमती धातुएं और धातु का आयात निर्यात। तो और इससे क्या राज्य को राजस्व भी प्राप्त होता था और व्यापार जल और धर्म दोनों मार्गों से होता था। तो बड़े पैमाने पर जो वस्तुएं बाहर दूसरे देशों में से प्राप्त होती हैं उनको मंगाया जाता था और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निर्यात भी की जाती थी और इन पर चुंगी वसूली जाती थी, जिससे कि राज्य की आय में आमदनी होती थी और इस आमदनी का प्रयोग राजा अपनी प्रजा की कल्याणकारी योजनाओं में करते थे। तो आज हमने 750 से 1200 ईस्वी के मध्य सांस्कृतिक जीवन का संक्षिप्त सर्वेक्षण, जिसके अंतर्गत हमने हर्ष की मृत्यु के बाद भारत, 750 से 1200 ईस्वी के मध्य समाज एवं संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और कायस्थ, चारण, संयुक्त परिवार प्रथा, संस्कार, विवाह, स्त्रियों की स्थिति और सती प्रथा, जौहर प्रथा, कन्या वर्ग और औरतों एवं लड़कियों का क्रय विक्रय, डाकन प्रथा, दास प्रथा, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। इसको इन बिंदुओं को हमने विस्तार से समझा। अब इसके आगे हम ज्योतिष, गणित के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज बस इतना ही। ओके।